हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट और लाइफ लाइन की कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। इट इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विद प्लांट्स, ट्रीज, bushes, etc. It is a system that comprises of plants, animals and microorganisms. फॉरेस्ट एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जो प्लांट्स, ट्रीज और झाड़ियों इन सब से बहुत ज़्यादा थिकली कवर्ड होता है। एंड ये एक ऐसा सिस्टम्स है जिसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट का एक कंपोनेंट ये है कि इस पर सभी जो इसके ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इन द फॉरेस्ट देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट में सॉइल, पानी, हवा और जो जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है। एंड फॉरेस्ट इज अ लाइफलाइन बिटवीन फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। और फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड वनवासी कम्युनिटीज होती है, इन सब के बीच में एक लाइफलाइन का काम करता है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। फॉरेस्ट क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है, वाटर साइकिल को भी प्रभावित करता है एंड एयर क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। कैसे करता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड इट इज द फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। और ये है फॉरेस्ट एक ऐसा मतलब एक लाइफलाइन है जो लाइफ और वाइटलिटी दोनों से पूरी रूप से भरपूर है। नेक्स्ट, क्राउन ऑफ द ट्री क्या होता है? द ट्री क्राउन इज द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री which features branches that grow out from the main trunk and support the various leaves used for photosynthesis. तो क्राउन ऑफ ट्री एक ऐसा पार्ट है जो ट्री के टॉप में जो ब्रांचेस होती है उसे क्राउन ऑफ ट्री बोला जाता है। एंड यह सब पत्तियों को सपोर्ट करता है जिनसे फोटोसिंथेसिस होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज कैनोपी। कैनोपी क्या है उसके बारे में जानते हैं। इन द फॉरेस्ट different trees grow tall together and their branches appear as the roof of the forest as no sky is visible through these trees. This is called canopy. तो canopy क्या होता है कि फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के ट्रीज एक साथ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और उनकी ब्रांचेस इस टाइप से फैल जाती है ताकि इस टाइप से फैल जाती है कि फॉरेस्ट में एक छत के टाइप से लगने लगता है। और यदि हम नीचे से देखें तो हमें स्काई भी विजिबल नहीं होता है। तो इस ट्रीज की इस लेयर को कैनोपी बोला जाता है। एंड द अंडर स्टोरी क्या होती है? इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो अबव द फॉरेस्ट फ्लोर बट लोअर देन द कैनोपी। यह ऐसे प्लांट्स को कंसिस्ट करता है जिसमें फॉरेस्ट के ऐसे प्लांट होते हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर से ऊपर एंड कैनोपी से थोड़ा नीचे बड़े होते हैं। तो ऐसी लेयर को अंडर स्टोरी कहा जाता है और इनके लिए लाइट की भी कम जरूरत होती है, जबकि कैनोपी के लिए लाइट की कैनोपी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं उनके लिए लाइट की जरूरत ज्यादा होती है और वो लंबे ज्यादा होते हैं इसके कंपैरिजन में। एंड लास्ट इज द इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्रीज। इट इज जनरली फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें ट्रीज की टॉप मोस्ट लेयर को कंसिस्ट किया जाता है, मतलब कि ये कैनोपी से लंबे जो कैनोपी में जो ट्रीज आते हैं उनसे लंबे जो ट्रीज होते हैं उनकी टॉप मोस्ट लेयर इमर्जेंट लेयर के अंडर आती है और ऐसे पेड़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मैंने इसे डायग्राम से बताया है कि इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी और अंडर ग्रोथ इनमें हम क्या डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं कि अंडर ग्रोथ ग्राउंड से 5 मीटर की मतलब 5 मीटर 15 फीट की डिस्टेंस पर होता है और ये 55 फीट
एंड ये कैनोपी 95 फीट की डिस्टेंस पर एंड इमर्जेंट लेयर 125 फीट की डिस्टेंस पर होते हैं एंड सबसे हायर लेयर इमर्जेंट लेयर होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, फूड चेन। फॉरेस्ट के लिए फूड चेन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड ए फूड चेन। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो सारे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और वो किस टाइप से या किस चेन के माध्यम से इंटरडिपेंडेंट होते हैं उससे फूड चेन बोला जाता है। तो मैंने डायग्राम से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये एक ट्री है और ट्री पर इंसेक्ट भी डिपेंडेंट होते हैं, बटरफ्लाई भी डिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पर कुछ चिड़िया है एंड माउस, ये सभी ट्रीज पर डिपेंडेंट है। और वैसे ही फॉक्स इन दोनों पर डिपेंडेंट है, स्नेक इस पर चिड़िया पर डिपेंडेंट होते हैं और जो फ्रॉग होता है वो इंसेक्ट्स पर और बटरफ्लाइज इन पर डिपेंडेंट होते हैं। वैसे ही जो काइट्स होती है वो इन तीनों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर किस टाइप से इंटरडिपेंडेंट होते हैं और यदि इनमें से एक भी यदि इसमें से चेन ब्रेक हो गई तो ये सारों सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जान खतरे में आ सकती है। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होती है? इट इज अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस फाउंड इन द सॉइल। Humus is made from dead and decaying organisms. The microorganisms living upon the decaying matter and convert it to humus. Humus क्या होती है कि ये एक डार्क कलर का सब्सटेंस होता है जो सॉइल में पाया जाता है एंड ह्यूमस मरे हुए एंड जो सहित ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनाया जाता है। एंड ये किस टाइप से बनता है कि जो मृत डिकेइंग मैटर होता है उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड हु आर द डिकम्पोजर्स? Animals that feed on dead and decaying plants and animals and convert them into humus are called decomposers। तो जो डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको जिन भी एनिमल्स को हम खिलाते हैं और वो एनिमल्स उन्हें ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ह्यूमस में कन्वर्ट करने वाले ये एनिमल्स डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है। तो वी नो दैट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और हमने पहले के चैप्टर्स में वो देखा भी होगा। So, hence the plants in the forest provide oxygen to the animals and their animals provide carbon dioxide to the plants। और इस टाइप से फॉरेस्ट एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं और उसी टाइप से एनिमल्स ऑक्सीजन फॉरेस्ट से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट को देते हैं। तो इस टाइप से फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस बना रहता है और यही रीजन है कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग बोला जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट इज व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनेमिक लिविंग एंटिटी। फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्यों कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट। तो हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। So the herbivores are dependent on the plants for their food। जो शाकाहारी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और वैसे ही दे कार्निवोर्स आर डिपेंडेंट ऑन द हर्बिवर्स। जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारियों पर डिपेंडेंट होते हैं। द डिकेइंग मैटर ऑफ डेड एनिमल्स प्लांट
and their etc. enables the growth of more plants by providing them with adequate nutrients to grow. इसका मतलब है कि जो डिकेइंग मैटर और डेड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं या इस इन सब का मतलब एक ह्यूमस जो ह्यूमस होती है वो उसमें बहुत सारे ऐसे एडवोकेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को प्रोवाइड करने से उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। एंड ये न्यूट्रॉन्स या ये ह्यूमस कहाँ से होते हैं? डिकम्पोजर्स के हेल्प से। तो the decomposers decay the dead matter in the forest and support the growth of plants। एंड इस टाइप से डिकम्पोजर्स भी इसके लिए एक अपना पार्ट अदा करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो अपना सपोर्ट देते हैं। हेंस फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड डायनेमिक लिविंग एंटिटी। और इस टाइप से फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग एंटिटी कहा जाता है क्योंकि सभी अपने अपने पार्ट कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे वो डिकम्पोजिशंस हो या डेड एनिमल्स प्लांट्स हो या प्लांट्स बाकी एनिमल्स। सो forest is called dynamic living entity. Next is how forests act as natural absorber or rainwater. फॉरेस्ट नेचुरल एब्जॉर्बर के टाइप से किस टाइप से एक्ट करता है वो हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर एंड अलाउ द रेन वाटर टू सीप इनटू द अर्थ। एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल ऑफ द एरिया नियर द फॉरेस्ट इज हाई। फॉरेस्ट एक नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है क्योंकि जो रेन वाटर होती है, जब बारिश का पानी आता है फॉरेस्ट में तो उस जगह पर आसानी से बारिश का पानी अ, अर्थ के अंदर चला जा सकता है और एज ए रिजल्ट जो फॉरेस्ट के आसपास के एरिया होते हैं उनकी वाटर टेबल काफी हाई होता है क्योंकि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है फॉरेस्ट की वजह से। The forests control the flow of water and prevents floods। एंड फॉरेस्ट पानी के फ्लो को रोकता है। किस टाइप से रोकता है? बिकॉज द प्लांट्स एंड ट्रीज प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम डायरेक्टली फ्लोइंग अबव। क्योंकि फॉरेस्ट की जड़ें या जो रूट्स होती है वो सॉइल से बंधी होती है, इस टाइप से वो फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं और फ्लूड्स को आने से भी रोकते हैं। तो हमारे लिए फॉरेस्ट काफी हेल्पर होते हैं और नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं। यदि ये एब्जॉर्ब रेन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो फ्लूड्स के आने का काफी ज्यादा खतरा होता है। एंड इन दिस वे फॉरेस्ट अलाउ ए रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ वाटर टू द नियर बाई स्ट्रीम्स। और फॉरेस्ट के जो नियर बाई स्ट्रीम्स होते हैं उनमें एक रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ वाटर का मतलब बैलेंस बनाए रखता है ये फॉरेस्ट। एंड अलाउ ऑल्सो the roots of the plants bind the soil and prevent heavy rainfall always from flowing it away. Hence, they also prevent soil erosion। और सॉइल इरोजन को भी रोकने के लिए फॉरेस्ट काफी हेल्पर साबित हुआ है क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो सॉइल से बन जाती है और ये हेवी रेनफॉल के बावजूद उसे फ्लो वाटर फ्लो होने से बचाते हैं। तो इस टाइप से वाटर के साथ हमें पता है सॉइल भी फ्लो होती है और यदि फॉरेस्ट है तो सॉइल इरोजन होने का खतरा कम रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यदि फॉरेस्ट का ये हमें फॉरेस्ट को हम काटने लग गए तो उसके बाद क्या इफेक्ट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो डेमोलिशन द फॉरेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को बहुत ही लार्ज स्केल पर काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। एंड ह्यूमन बीइंग्स undergo this process in order to find more space for extending their habitats। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपनी इच्छाओं को और एक्सटेंड करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है और उसके लिए वो फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पर काटने लगते हैं। एंड however this leads to several ill effects such as और
यदि हम फॉरेस्ट को काटने लगे, तो इसकी वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट हमें झेलने पड़ सकते हैं और वो ये है, many animals and plants lose their natural habitat, being unable to find a suitable environment to live. They may die or become extinct eventually. Hence, deforestation results in loss of biodiversity. डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें बायोडायवर्सिटी के लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट में ही जिंदा रह सकते हैं, और उनके लिए यदि हम उनके उस एनवायरनमेंट को ही छीन लें तो वो मर जाएंगे। और हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में एक फूड चेन काम करती है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि मर गया तो उसके साथ-साथ उस पर जो डिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी भी डेथ हो जाएगी। एंड इस वजह से हमें बायोडायवर्सिटी की लॉस का सामना करना पड़ेगा। एंड इट विल लीड टू चेंजेस इन द क्लाइमेट, और इसकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। एंड विदाउट एनी ट्रीज द वाटर साइकिल गेट्स डिस्टर्ब एंड द सॉइल ड्राइज आउट। एंड बिना किसी ट्रीज के सॉइल भी सूख जाएगी और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वाटर साइकिल it will lead to increased air pollution, as trees are the ones that can absorb greenhouse gases such as carbon dioxide and increase the oxygen content in the atmosphere. और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि फॉरेस्ट ही एक ऐसा है जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस बनाए रखते हैं। तो यदि फॉरेस्ट होंगे नहीं या फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो अ, ये ग्रीन हाउस गैसेज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगेगी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। एंड इट कैन लीड टू इंक्रीज फ्लोड्स, एज द ट्रीज विल नो लॉन्गर बी देयर टू रेगुलेट स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर। और इसकी वजह से हमें फ्लड्स का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ कोई पेड़ नहीं होंगे जो वाटर का फ्लो निश्चित कर सके या उनका एक बैलेंस बनाए रख सके। सो हम फॉरेस्ट को बचाना चाहिए और उसके लिए जितना पॉसिबल हो सके उतना काम करना चाहिए। हमारे सारे कंसेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, और यदि कोई भी डाउट हो तो ऑनलाइन भी आप बहुत सारे लेक्चर ले सकते हो। थैंक यू।